कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें अवधेश प्रसाद वहां से विधायक चुने गए थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले गोरखनाथ ने एक इलेक्शन पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में फाइल की थी। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने जो है अपना प्रत्याशी शिवरन को दे करके जो है थोड़ा सा मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश किया है। इससे जो है एक तरह से इंडिया गठबंधन का कुछ नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और फूलपुर में भी चुनाव होना है। तो प्रयागराज की फूलपुर सीट खाली हुई है और यहाँ पर 2024 में सांसद प्रवीण पटेल हुए थे, अब उस सीट खाली हुई है और फूलपुर सीट पर अब उपचुनाव होना है। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि लगातार चुनाव की खबरों को कवरेज करते रहे। हमारे साथ मोइन जी हैं और मनोज जी हैं। तो लगातार चुनाव की कवरेज करते रहे और तमाम समीकरणों को जानते हैं। तो क्या कहेंगे आप, जो उपचुनाव होना है, क्या समीकरण बनने वाले हैं इस प्रयागराज में फूलपुर सीट पर? देखिए, अगर फूलपुर सीट की बात की जाए तो निश्चित तौर पर 2017 में 2022 में भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जीत मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में बहुत कम मार्जिन से जीती थी, सिर्फ 2732 वोटों से जीती थी। और अभी 4-5 महीने पहले जो लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, फूलपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण पटेल को जीत जरूर मिली है 4000 वोटों से, लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर, जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर अभी उपचुनाव होने जा रहा है, आज कार्यक्रम डिक्लेयर हुआ है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 17,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगर पुराने रिकॉर्ड देखें, क्षेत्र की परिस्थितियां देखें, मुद्दे देखें, माहौल देखें, तो उनके आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच वहां कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। नजदीकी मुकाबला होगा, बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है वहां पर। तो बिल्कुल, अगर ये कहा जाए कि सभी प्रत्याशी इस सीट पर आ चुके हैं, लेकिन अभी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया है। तो क्या लग रहा है, ये सीट बड़ी नाक का सवाल बनी हुई है? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ये सीट नाक का सवाल बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के ने चूंकि लोकसभा के चुनाव में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया था, आधी से ज्यादा सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जो सत्ता पक्ष है, वो इस उपचुनाव में जो 9 सीटों पर हो रहे हैं मिल्कीपुर को छोड़ करके, तो वहां पर 9 में से ज्यादा सीटें जीतकर ये बताना चाहेगी कि उस वक्त जो वोटर्स हैं, उनको बरगलाया गया था, उनको भरमाया गया था, कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था, लेकिन जनता जो है वो उनके साथ थी। लेकिन अगर प्रदर्शन नहीं दोहरा पाती भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं, पार्टी का मनोबल मजबूत होगा और वो 2027 की चुनौती का एक बड़ा आधार बनेगा। ये कहा जा सकता है कि 9 सीट पर अब ये उपचुनाव होने हैं क्योंकि मिल्कीपुर पर अभी डेट का डिक्लेयर नहीं हुआ है। देखिए, मिल्कीपुर का पर चुनाव इसलिए डिक्लेयर नहीं हुआ है, इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें अवधेश प्रसाद वहां से विधायक चुने गए थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले गोरखनाथ ने एक इलेक्शन पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में फाइल की थी, जिसमें उन्होंने जो इलेक्शन एफिडेविट था अवधेश प्रसाद का, उसको चैलेंज किया था। वो मामला अभी पेंडिंग है, उसी को आधार बना करके अभी वहां पर चुनाव डिक्लेयर नहीं किया गया है। बिल्कुल, अभी वहाँ चुनाव डिक्लेयर नहीं किया गया है। मनोज जी से जानेंगे कि जो चुनाव होना है, उपचुनाव फूलपुर में, तो क्या समीकरण बनने वाले हैं? देखिए अब फूल का जो चुनाव है, आप सभी को पता है कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, जो वर्तमान विधायक आज की डेट में सांसद हो गए हैं, वे 18,000 वोटों से पीछे थे। ऐसी स्थिति में जो इंडिया गठबंधन है, उसका मनोबल बहुत ऊंचा है कि जो है वो हम ही जीतेंगे चुनाव। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी का ऐसा सोचना है, लेकिन सही बात है कि चुनाव जो है विधानसभा का अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है। और उस समय जो वर्तमान विधायक थे उनके प्रति भी कुछ अब नया प्रत्याशी आएगा, ये देखना होगा कि उसकी क्या जो है व्यक्तित्व होता है, क्या छवि होती है, क्या पकड़ होता है। और उपचुनाव जाहिर सी बात है कि कांटे की टक्कर देगा और सपा और भाजपा में जो नजदीकी मुकाबला हो सकता है। वैसे भी भाजपा पिछली बार मात्र 2732 वोट से चुनाव जीती थी। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने जो है अपना प्रत्याशी शिवरन को दे करके जो है थोड़ा सा मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश किया है। इससे जो है एक तरह से इंडिया गठबंधन का कुछ नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन समीकरण यही है, आज की तारीख में नजदीकी मुकाबला हो सकता है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया है। तो क्या लग रहा है, डिक्लेयर होने के बाद ये और दिलचस्प हो जाएगा चुनाव?
जरूर होगा, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति करती है, अभी देखिए दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर के, दुर्गा विसर्जन को लेकर के बहराइच में जिस तरीके से दंगे हुए, जिस तरीके से माहौल वो बनाती हो, तो चाहेगी कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि यहाँ से मुस्तफा सिद्दीकी को जो है सपा ने प्रत्याशी बना दिया है। लेकिन मुस्तफा सिद्दीकी एक तरह से बहुत ही सीधे साधे और हर लोग को समाहित करने वाले व्यक्ति हैं। अब भाजपा ऐसा प्रत्याशी कोई चाहेगी, और भाजपा के लिए तो मैदान खुल गया, वो किसी को भी अपना प्रत्याशी बना ले, क्योंकि उसको ध्रुवीकरण करना है। और ऐसा कर सकती है, ऐसा आरोप लगता है, करेगी कि नहीं करेगी तो बात की बात है। लेकिन सही है, भाजपा जब तक प्रत्याशी नहीं देती है तब तक तो गेम खुलेगा ही नहीं। अभी तो गेम बंद है, दिलचस्प मुकाबला होगा। जातियों की बात करें तो वहां पर कुर्मी समाज भी है, ठाकुर समाज भी है, पंडित समाज भी है। तो क्या लग रहा है कि इसको लेकर के क्या प्रभाव है? देखिए, ऐसा है कि वहां पर यादव और मुस्लिम, ये दो तो समीकरण इंडिया गठबंधन के साथ है। लोकसभा चुनाव में गैर यादव बैकवर्ड ने भी इंडिया गठबंधन को वोट किया था। यही एक कारण रहा कि जिसकी वजह से वो जो है 18,000 वोट से प्रवीण पटेल जो है अपने ही विधानसभा में पीछे रहे। जहां तक सवाल है कुर्मी और सामान्य की, तो कुर्मी वोट के बराबर ही लगभग यादव का भी वोट है, और लगभग उतना ही जो है वो ब्राह्मणों का भी वोट है। तो समीकरण ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी तरफ जाएगा, लेकिन जब ध्रुवीकरण होता है तो गैर यादव बैकवर्ड भाजपा की तरफ आ जाते हैं, और गैर जाटो दलित जो है आ जाते हैं। लेकिन अब की बार जो है बहुजन समाज पार्टी ने गैर जाटो दलित में पासी समाज से अपना प्रत्याशी दिया है, और पासी समाज अपने समाज का प्रत्याशी होने की वजह से वो जो है उसके साथ बसपा के है, जो एक वजह बना देता है कि जो है वो जो पासी समाज सपा को चला गया था 2024 लोकसभा में, वो जो है बसपा में रहेगा। इससे सपा का ही नुकसान हो सकता है। लेकिन गैर यादव पिछड़ा जो है कितना वोट जो है मुस्तफा सिद्दीकी को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी, और यही निर्भर करेगा हार जीत का नतीजा। लेकिन अगर ध्रुवीकरण तो वहां पर होगा, ये तय बात है। अब ध्रुवीकरण होता किस आधार पर है? धार्मिक आधार पर होता है या जातीय आधार पर होता है? अगर धार्मिक आधार पे होगा तो वो जाति का जो बैरियर है वो टूटेगा। एक पक्ष चाहेगा कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो, दूसरा पक्ष ये चाहेगा कि जातीय आधार पर ध्रुवीकरण हो। अब देखना ये होगा कि कौन कितना ध्रुवीकरण करा पाता है, कौन सा फैक्टर काम करता है वहां पर। अब अच्छा, इसी पर एक बात गुरु जी की मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि चर्चा है, अभी तो प्रत्याशी भाजपा ने घोषित नहीं किया है। जैसे पटेल विधायक थे, अब पता लगा कि पटेल अगर टिकट पाता है तब तो कुछ मामला सही होगा, क्योंकि पटेल बहुसंख्यक है, वो देंगे। कहीं पटेल समाज से विधायक मतलब टिकट नहीं मिला, तो पटेल जो है बहुत सांसद है सपा में, और पटेलों को बहुत सपा ने जो है सहयोग किया है, तो पटेल समाज सपा में भी जा सकता है। तो अब तो भाजपा पर एक दबाव और भी है लेकिन कि हमारी जानकारी जहां तक है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब बहुत शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, नाम लगभग फाइनल है। जो शॉर्ट लिस्ट किया है, जो पैनल तैयार किया है, उसमें नाम अब सिर्फ कुर्मी समुदाय यानी पटेल समुदाय और पाल समाज से है। इन्हीं दो बिरादरी में से किसी एक प्रत्याशी को टिकट देना है। तो ऐसा प्रत्याशी कौन होता है इस बिरादरी में से भी, और वो कितना मजबूत साबित होता है, कितनी अच्छी रणनीति के साथ चुनाव लड़ पाता है, कार्यकर्ता कितने में मनोबल के साथ उसके साथ लगते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये सरकार बनाने या गिराने के लिए नहीं हो रहे हैं। तो ये पूरी तरह से स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेंगे कि प्रत्याशी कौन है, मुद्दे कौन है। देखिए मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, सही कहा सर ने कि जो है पाल और पटेल ये दोनों पर जो है समीकरण बात हो रही है कि उमेश पाल की हत्या हुई थी, पाल हो सकता है, पुनराज हो जाए इनकी तरफ, भाजपा की तरफ हो सकते हैं, एक ये और वजह सोचा जा है, सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पाल हैं और वो इसी विधानसभा सीट के रहने वाले हैं, फूलपुर के ही वो वोटर भी हैं जो है वो। तो ये संदेश पाल को जिता करके भारतीय जनता पार्टी ये संदेश भी दे सकती है कि देखिए आपके प्रदेश अध्यक्ष बनाने से भी फायदा नहीं हुआ, और जहां आपके प्रदेश अध्यक्ष रहने वाले हैं उसी सीट पर हम पाल को जिता करके चले आए। बिल्कुल जी। इसमें वही होगा ना कि जैसे कि वो पाल प्रत्याशी देंगे तो पटेल कहाँ जाएगा? पाल उतनी बड़ी संख्या में नहीं हो। आपको हम याद दिला दें 2024 में डॉक्टर जगन्नाथ पाल लोकसभा के प्रत्याशी थे, और वो उसी विधानसभा फूलपुर विधानसभा के रहने वाले थे। फूलपुर विधानसभा के जितने पाल समाज के लोग थे, उन्होंने अपने समाज के ही जो है डॉक्टर जगन्नाथ पाल को बसपा प्रत्याशी लोकसभा में वोट नहीं दिया था, उन्होंने भाजपा को वोट किया था। चलिए पाल समाज के वोट तब भी 18,000 वोट से पीछे थे। पाल समाज के वोट भाजपा पा जाएगी,
अब भैया शासन सत्ता का चुनाव है, जिता ले वो दूसरी बात है, पटेल समाज को कैसे रोकेगी? अच्छा, यहाँ पर इंडिया गठबंधन में जब 2024 का चुनाव हुआ था, तो बड़ी उम्मीद कांग्रेस लगा रही थी कि ये फूलपुर की सीट जो उनकी परंपरागत सीट रही है, वो उनको मिलेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अचानक झटका दिया और समाजवादी पार्टी अरे ने अपने कब कैसे परंपरागत सीट रही है? जहां तक मुझे याद आ रहा है कि पिछले 40 सालों में तो कांग्रेस कभी यहाँ जीती ही नहीं है, तो परंपरागत तौर पे कैसे हुई? यहाँ तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होता था। पहली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला था। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी मार्जिन से चुनाव जीता था। 2022 में वो मार्जिन घट के सिर्फ 2732 वोटों का हो गया था। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस बहुत पुराना इतिहास, चूंकि पंडित नेहरू की कर्मभूमि रही है, वो यहाँ से जीत 3 बार सांसद चुने गए थे, 3 बार प्रधानमंत्री बने थे यहीं से सांसद रहते हुए। लेकिन उस वक्त की परिस्थितियां और 75 साल बाद की जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों में बहुत फर्क आ जाता है। निश्चित तौर पर अभी समाजवादी पार्टी ने 9 में से सिर्फ 6 सीटों पर, बल्कि 10 में 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे। मिल्कीपुर में भी प्रत्याशी घोषित किया था। मिल्कीपुर में अब है नहीं, तो अभी 4 सीटों पर और प्रत्याशी घोषित होना है और उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि जो समझौता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इंडिया गठबंधन एक बना करके किया गया था, वो समझौता यहाँ भी देखने को मिल सकता है। अगले 1 से 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर वो औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा और बहुत उम्मीद है कि 2 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और वो समझौता यहाँ भी बरकरार रह सकता है। बिल्कुल फूलपुर में उपचुनाव होना है और ये त्रिकोणीय चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। और जिस तरह से अभी 13 तारीख को ये चुनाव की घोषणा हुई है, तो अब देखना होगा कि जो भी प्रत्याशी यहाँ पर आता है, अभी हालांकि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, और प्रत्याशी घोषित होने के बाद ये चुनाव कितना दिलचस्प होगा, ये देखने वाली बात होगी। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।